नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के टॉप 100 एमसीक्यूज जिसकी होने वाली परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। पहला सवाल होगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। तो निम्न में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 12 से 18 जो है यह समानता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि संयुक्त अधिवेशन जो है साथियों यह किसके द्वारा बुलाया जाता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है यह राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संविधान के सभा की जो प्रारूप समिति है साथियों, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन, बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों, यह जो समाजवादी शब्द है यह किस संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कैसा, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे 42वें संविधान के संशोधन के टाइम पे, ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला आपका, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वित्त आयोग जो है इसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है साथियों। तो आपका बिल्कुल राइट ही आंसर हो जाएगा, कौन सा, 280 के अंतर्गत। कौन सा, आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है आपका गठन किया जाता है किसका, वित्त आयोग का। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि शून्यकाल किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरो आर किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों, जो जीरो आर है यानी शून्यकाल है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, और कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जो शून्यकाल है यह किससे संबंधित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, जो शून्यकाल होता है यह आपके संसद से संबंधित है। किससे है, संसद से संबंधित है। ऑप्शन बी संसद आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न साथियों, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो लोकसभा की बात आई है ध्यान दीजिएगा, तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है साथियों यह आपका 5 वर्षों का होता है। कितने, 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो आप लोग बताइए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जितने भी वयस्क हैं सभी को मत देने का, वोट देने का अधिकार है, यह भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1952 में। ऑप्शन सी 1952 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी विधेयक को, क्या है, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। यानी कोई विधेयक है उसे धन विधेयक घोषित करने का जो अधिकार होता है वह किसके पास होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो उच्चतम न्यायालय जो होते हैं साथियों उनके न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है यानी कि जब उनको रिटायरमेंट देना होता है तो उनकी एज क्या होती है साथियों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, उनका एज जो है 65 वर्ष होना चाहिए। कितना, 65 वर्ष के आयु में वह रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका 65 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्या है, मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है साथियों रेड, बी से ब्लड और सी फॉर सेल यानी रेड ब्लड सेल्स होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डीएनए है इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातु की विद्युत चालकता किस कारण होती है। तो कोई धातु है उसमें जब विद्युत प्रवाहित होता है तो वह किस वजह से होता है, किस कारण की वजह से होता है साथियों। तो ऐसा जो होता है यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है जो बिजली का प्रवाह करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो पराबैंगनी किरणों की जो खोज है साथियों वो आपका किसके द्वारा किया गया। तो यार रिटर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रिटर द्वारा किया गया। और साथियों पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा कौन करता है। तो ओजोन, कौन सा, ओजोन परत साथियों जो होता है, ओजोन परत वह हमारी किससे, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है साथियों। तो यह समताप मंडल में, कहाँ पे, समताप
मंडल में पाया जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है साथियों, तो जो ओम का नियम है यह आपका विद्युत से, किससे, विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है आपका ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। तो साथियों जो ध्वनि की गति है वायु में वह लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड, कितनी, 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जो कि है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है साथियों, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुध। कौन सा, बुध जो है सबसे क्या है, सूर्य के निकट ग्रह है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए, सबसे हॉट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका शुक्र। भले ही बुध आपका सबसे पास में है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सबसे गर्म हो, लेकिन नहीं, सबसे गर्म है आपका शुक्र। कौन सा, शुक्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गर्म के मामले में। और निकट पूछे तो आपका बुध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या कहलाती है। पृथ्वी की घूर्णन अवधि क्या कहलाती है साथियों, तो जो पृथ्वी घूर्णन की अवधि है यह आपका हो जाएगा दिन और रात। क्या, दिन और रात, यानी जब घूर्णन का अर्थ होता है कि अपनी धुरी पर घूमना, घूर्णन का क्या अर्थ होता है, अपनी धुरी पर घूमना। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात होता है। और एक चक्कर अपनी धुरी पे पृथ्वी जो है वह लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर वह हो जाएगा आपका दिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है साथियों तब वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो वायु दाब है वह घटता है, क्या होता है, घटता है साथियों, क्या होता है, घटता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु दाब घटेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका मानसून का मुख्य कारण क्या है। मानसून का मुख्य कारण क्या है साथियों, तो मानसून का जो मुख्य कारण है वह हो जाएगा आपका वायु दाब का अंतर। क्या, वायु दाब का अंतर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात ऊंचाई के आधार पे, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऊंचाई के आधार पे सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है भारत का, तो साथियों वह आपका हो जाएगा जोग फॉल्स। कौन सा, जोग फॉल्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कावेरी नदी का क्या है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पे है या कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए सबको। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। कहाँ पे, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका जो कि है साथियों पंचशील सिद्धांत। क्या है, पंचशील सिद्धांत यह किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो पंचशील सिद्धांत है साथियों यह आपका किससे संबंधित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यह आपका भारत और चीन संबंध से संबंधित है। किससे, भारत और चीन के संबंध से। चलिए अगला प्रश्न है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों गुप्त काल को स्वर्ण युग से, क्या स्वर्ण काल से या स्वर्ण युग से भी के नाम से भी जाना था, क्योंकि इसमें जो है सोने के सिक्के चलाए गए थे। कैसे, सोने के सिक्के चलाए गए थे। अगर आप सोचिए कि कहीं पे सोने के सिक्के चल रहे हैं तो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था रही होगी वह कैसी रही होगी। ठीक है साथियों, कितनी फल फूल रहे होंगे, कितने धन जायदाद रहे होंगे लोगों के पास, कितनी समृद्धि रही होगी। तो इसीलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको, गुप्त काल को। तो ऑप्शन ए आप बिल्कुल सही जवाब लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका इलाहाबाद संधि। क्या है, इलाहाबाद संधि जो कि 1765 हुई थी या किसके बीच हुई थी। ठीक है साथियों 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी या किसके किसके बीच हुई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। क्या है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका इंकलाब जिंदाबाद। क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है साथियों यह किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है साथियों यह किसने दिया था, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया, भगत सिंह जी ने दिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। प्रथम अधिवेशन और लास्ट अधिवेशन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था आपका किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह आपका हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पे, बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका लाल बाल पाल में जो पाल है वह कौन थे। लाल बाल पाल में जो पाल शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों, तो जो पाल शब्द है यह आपका बिपिन चंद्र पाल के लिए, किसके लिए, बिपिन चंद्र पाल जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्या है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। किसको, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं जो है उनके उत्पादन को बढ़ाना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा शामिल नहीं होता है।
ठीक है। तो अंतिम वस्तुएं तो साथियों शामिल ही होती हैं, सेवाएं शामिल होती हैं, और क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं भी शामिल होती हैं। लेकिन क्या नहीं शामिल होता है आपका, तो वह होता है सरकारी व्यय, यानी सरकारी खर्चों को जो है साथियों शामिल नहीं किया जाता। जैसे किसी की सैलरी हो गई, कोई योजना लाई गई, तो उन सारे पैसों को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सरकारी व्यय होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का मुख्य साधन क्या है। तो मुद्रास्फीति यानी साथियों क्या है, महंगाई को नियंत्रित करने का जो मुख्य साधन है वह क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इन चारों में से जो सबसे सुटेबल होगा वह होगा साथियों कौन सा मौद्रिक नीति। क्या है, मौद्रिक नीति से हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं, इसका मुख्य साधन है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली थी। तो साथियों योजना आयोग की जो जगह है वह नीति आयोग ने ली। किसने, नीति आयोग ने ली, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं साथियों पीएम होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री जो होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह आपके नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इकोनॉमी से आता है और इकोनॉमी से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन जो होता है साथियों, इसमें क्या कहते हैं, उच्च मुद्रास्फीति, यानी कि जो वस्तुएं की मुद्रा जो रेट है, यानी कोई भी वस्तु है उसका रेट है, उसका मूल्य जो है बढ़ रहा है, बहुत तीव्र से बढ़ रहा है। और क्या होता है, उच्च बेरोजगारी, उस समय बेरोजगारी भी चरम पे होती है, यानी दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दाम भी साथ में बढ़ेगा और बेरोजगारी भी साथ में बढ़ रही है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी कि नीली क्रांति साथियों, नीली क्रांति आपका बताइए कि किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन जो है या मत्स्य उत्पादन से, किससे, मत्स्य उत्पादन यानी मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है साथियों, आप बताइए कमेंट करके, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको हो जाएगा प्रयागराज। कौन सा, प्रयागराज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रामगढ़ ताल किस शहर में है। तो रामगढ़ ताल जो है साथियों आपका गोरखपुर में है। कहाँ पे, गोरखपुर में हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख रबी फसल है साथियों वो आपका गेहूं हो जाएगा। प्रमुख रबी की फसल कौन सी हो जाएगी, आपकी गेहूं की फसल हो जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जो है उत्तर प्रदेश का साथियों वो आपके कानपुर को माना जाता है, और कानपुर को ही उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्या बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं। औद्योगिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कहाँ है, तो कानपुर। आप लोग टिक लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में ALU का क्या कार्य होता है। आपने CPU तो सुना होगा, लेकिन ALU जो होता है साथियों इसका क्या कार्य होता है, आप लोग कभी सुना है इसको तो कमेंट करके बताइए क्या होता है इसका कार्य, इसको फुल फॉर्म को आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका कार्य तो मैं आपको बता दूंगा, आपका काम है कि आप इसके जो है फुल फॉर्म को ढूंढिए और कमेंट में करके बताइए, मैं उसको पिन करूंगा, सभी लोग आएंगे वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, जो ALU होता है साथियों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो यह होता है गणना और तार्किक कार्य करना, ये इसका ALU का आप लोग, मैंने एक बार बता दिया, आप लोग उसको क्या करिए, कमेंट करके बताइए ALU का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका कार्य होता है गणना और तार्किक कार्य को करना। चलिए अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, या क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इंटरनेट आधारित स्टोरेज व सेवाएं। क्या है, इंटरनेट पे आधारित वस्तुएं, स्टोरेज और सेवाएं, ठीक है। जैसे आप गूगल पे, गूगल ड्राइव पे अपनी कुछ फाइल्स अपलोड कर दे रहे हैं, इस टाइप का, ठीक है। फिर आपका मॉलवेयर क्या होता है, मैलवेयर क्या होता है साथियों। तो मैलवेयर जो होता है या एक तरह से हानिकारक सॉफ्टवेयर है। क्या है, हानिकारक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि IPv4 क्या है, IPv4 जो होता है एड्रेस कितने बिट का होता है, आप लोग बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंप्यूटर से। क्या है, IPv4 जो है एड्रेस क्या होता है, कितने बिट का होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट का, यह जो है 32 बिट का होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसी वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो जो मुख्य पेज होता है साथियों उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, CPR क्या, CPR में R का क्या अर्थ होता है। तो R का क्या अर्थ होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो R का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है रिसर्च, क्या है, रिसर्च स्टेशन,
रिसस्टेशन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिसस्टेशन। मुझे भी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये थोड़ा नया देखने में लग रहा है, आप लोगों को भी हो सकता है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, 2-3 बार मैंने प्रैक्टिस किया था इसको गूगल वॉइस पे डाल के, बट फिर भी ऐसा हो जा रहा है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, गूगल वॉइस पे जाइएगा, ट्रांसलेट पे, वहाँ पे इसको डालिए और इसका जो अर्थ आप देख लीजिए और क्या करिए, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हो जाएगा जलने पर। क्या जलने पर फफोले बनने का मुख्य कारण क्या है? तो जलने पर जो फफोले हैं साथियों, इसका जो मुख्य कारण क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है त्वचा की ऊपरी परत का नष्ट होना। क्या है? त्वचा का ऊपरी परत नष्ट होना, इसीलिए क्या होता है, जलने पर फफोले जो होते हैं बन जाते हैं। हीट स्ट्रोक का मुख्य कारण क्या है? हीट स्ट्रोक का मुख्य कारण क्या है साथियों? तो हीट स्ट्रोक का जो मुख्य कारण होता है वह आपका होता है अत्यधिक गर्मी व निर्जलीकरण, यानी कि गर्मी बहुत है लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हैं, इससे आपको हीट स्ट्रोक लग सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन आवर किससे संबंधित है? गोल्डन आवर्स किससे संबंधित है साथियों? तो इसे किसे बोलते हैं? दुर्घटना के बाद प्रारंभिक उपचार के समय को गोल्डन आवर्स बोला जाता है, ठीक है। दुर्घटना के बाद प्रारंभिक उपचार का जो समय है उसे गोल्डन आवर्स जो है कहा जाता है। आप बहुत से बच्चे लगाएंगे कहाँ पे, सूर्यास्त के समय को लगाएंगे गोल्डन आवर्स, बस नहीं साथियों, ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। और यही एग्जाम में आप सब गलती करते हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़े भ्रामक होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं हो जाता, टू द पॉइंट आपको टिक करके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि साथियों सामाजिक जागरूकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सामाजिक जागरूकता का मुख्य कारण क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समाज में सकारात्मक बदलाव को लाना, यही आपका जो मुख्य कारण होता है सामाजिक जागरूकता का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, नशा मुक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों नशा मुक्ति अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या हो जाएगा? वह युवाओं को नशे से दूर रखना है। क्या है? युवाओं को नशे से दूर रखना हो जाएगा। अगला है आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है वह किस भाग में दिए गए हैं? भाग में, तो आप लोग बताइए किस भाग में दिए गए हैं? अनुच्छेद नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है किस भाग में दिए गए हैं। तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा साथियों यह हो जाएगा, कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया है, तो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, नहीं किया तो पॉज करके कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भाग 8 में। कहाँ पे? भाग 8, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वह प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्षों में, कितने? प्रत्येक 2 वर्षों में जो होते हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किससे प्रेरित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है साथियों ये आपका कहाँ से लिया गया? मेनली यही क्वेश्चन है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया, यानी कि अमेरिका से जो है प्रेरित है या वहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो राष्ट्रपति का शासन है साथियों ये आपका अनुच्छेद 356 से संबंधित है। कहां से? अनुच्छेद 356, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक जो होता है साथियों इसकी अध्यक्षता जो होते हैं करते हैं जो संसद है, संसद उसके दोनों सदनों की बात की गई है। तो कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जो है साथियों वह आपके कौन से संशोधन? राइट आंसर क्या होगा? कौन से संशोधन? तो ये आपका हो जाएगा 42वें संशोधन। कौन से? 42वें संशोधन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकपाल संस्था का संबंध किससे है? तो लोकपाल संस्था का जो संबंध है साथियों यह आपका हो जाएगा कहां से? भ्रष्टाचार निरोध से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो समाजवाद क्या था साथियों? समाजवाद क्या है? समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, तो बताइए ये दोनों ही शब्द जो है साथियों यह आपके कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो यह आपके जो है साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुई? तो पंचायती राज प्रणाली जो है साथियों आपका यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है दोस्तों
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किसने की साथियों? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है दोस्तों, यह आपका चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका चैडविक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रकाश की गति जो है निर्वात में लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की जो निर्वात में गति होती साथियों, वह 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा? आप लोग बताइए कहाँ पे अधिक होगा? भूमध्य रेखा पे, ध्रुव रेखा पे, समुद्र तल पर या पर्वत शिखर पर? कहाँ पे अधिक होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा ध्रुवों पर। कहाँ पे? ध्रुवों पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो ग्रेविटी है साथियों, वो बहुत अधिक होती है ध्रुवों पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, कि ऊष्मा का यसाई मात्रक क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऊष्मा जो होती है, इसका यसाई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का यसाई मात्रक जो साथियों, वह होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है यसाई मात्रक। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा बात की गई, ऊष्मा, ऊर्जा नहीं की गई है। अगर ऊर्जा होता तो कैलोरी पे लगाते। आप लोग सोच रहे हो कैलोरी होगा, नहीं, यहाँ पे ऊष्मा की बात की गई है। ठीक है, तो ऊष्मा है तो जूल, और ऊर्जा है तो कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत विभवांतर किसकी इकाई है? तो विद्युत विभवांतर जो होती है की इकाई क्या है? किसकी इकाई नहीं है साथियों, विद्युत विभवांतर की इकाई होती क्या है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई जो होती है साथियों, वो बोल्ट होती है। क्या? बोल्ट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, क्या है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या? H2O। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारी जल, ध्यान दीजिएगा, भारी जल साथियों, भारी जल, इसका जो सूत्र है वह क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है वह D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है भारी जल का सूत्र। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आता है, और साथियों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो भारी जल होता है, तो यह बिल्कुल ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसको पिया नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है? तो साथियों जो सोडियम धातु होती है, उसे हम केरोसिन में डुबा के रखते हैं। कहाँ पे? केरोसिन में डुबा के रखते हैं। और ये एक ऐसी धातु है साथियों, जो कि चाकू से काटा जा सकता है। किससे? चाकू से काटा जा सकता है। और यह पानी के साथ कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट कर देती है ऑक्सीजन के साथ में, और ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है साथियों, मुख्यतः आपका कहाँ पे होगा? बड़ी आंत, अमाशय, मुख, बड़ी आंत, अमाशय, मुख या यकृत? क्या होगा राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा अमाशय। प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर पूरा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पाचन है, ठीक है, मनुष्यों में पाचन का जो अंतिम स्थान है, अंतिम चरण है, वह कहाँ पे पूरा होता है? तो अंतिम चरण अगर पूछा जाए पाचन का, तो वह साथियों गुदा में। कहाँ पे? गुदा में। ठीक है, लेकिन पूछा जाए कि जो पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है कहाँ पे, यानी कि पाचन की क्रिया जो है पूर्ण हो जाती है, तो साथियों छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है, यह किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो साथियों जो इंसुलिन होता है आपका, यह आपका कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय के द्वारा। कहाँ से? अग्न्याशय से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और साथियों इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह। क्या? मधुमेह, यानी शुगर जिसको बोलते हैं, मधुमेह, जिससे हम शुगर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या? शुगर बोलते हैं। यह नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो साथियों आपका जो राजस्थान है, वह सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा है साथियों, वह आपका हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल? क्या होगा आपका सही जवाब? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है साथियों, वह सबसे लंबी है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों, यह आपका कहाँ पे स्थित है? तो साथियों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, यह आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, काला पानी किस ऐतिहासिक स्थान से संबंधित है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों कि जो काला पानी है, यह किस ऐतिहासिक स्थान से संबंधित है? तो ये आपका अंडमान द्वीप से संबंधित है। कहाँ से? अंडमान द्वीप से, जहाँ पे सेल्यूलर, क्या है? सेल्यूलर नामक जेल है, और वहाँ पे जो सज़ा दी जाती है उसे हम काला पानी की सज़ा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों, ए और बी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था साथियों, वह कौन था? तो आपका कमेंट क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है साथियों, ये आपका वर्ष 1526 में, कब 1526 में हुआ था। ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दीन-ए इलाही क्या है, दीन-ए इलाही की जो स्थापना है साथियों वह किसने की थी। तो दीन-ए इलाही की स्थापना साथियों अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, गीतांजलि, गीतांजलि के रचयिता कौन थे। तो साथियों गीतांजलि के जो रचयिता थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों पहली पंचवर्षीय जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, क्या था, कृषि का विकास। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों। जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों हो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि जो कि हमारे भारत की है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, काला धन, काला धन का मुख्य अर्थ क्या है। तो काला धन का क्या अर्थ है साथियों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवैध आय, क्या है, अवैध आय। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल किस शहर में है। तो ताजमहल जो साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 12 इमाम बाड़ा क्या है, 12 इमाम बाड़ा किसने बनवाया था। तो 12 इमाम बाड़ा जो है साथियों यह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यह आसफ उद दौला, क्या है, आसफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी साथियों। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। कौन सी साथियों, गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से साथियों। गंगा का जो उद्गम कहाँ हुआ है, तो गंगोत्री से हुआ है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, गंगोत्री से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो साथियों किस जिले में हुआ। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा झांसी, अली राजापुर, क्या है, अलीराजपुर या कानपुर या प्रयागराज, क्या होगा राइट आंसर, आप कमेंट करके बताएं। तो आप जो चंद्रशेखर आजाद साथियों इनका जन्म जो है वह अलीराजपुर, कहाँ से, अलीराजपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में बायोस क्या है, कंप्यूटर में बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हैकर शब्द क्या है, हैकर शब्द किससे संबंधित है। तो साथियों जो हैकर शब्द होता है यह आपका किससे संबंधित है, यह कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित है। किससे, कंप्यूटर की सुरक्षा से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एंटीवायरस का क्या कार्य है। तो साथियों एंटीवायरस का जो कार्य होता है वह होता है वायरस से सुरक्षा, किससे, वायरस से सुरक्षा से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, यानी रक्तचाप किस यंत्र से मापते हैं। तो वो होगा आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या है, हड्डियों की कुल संख्या वयस्क मानव में कितनी होती है। तो वयस्कों में जो हड्डियों की संख्या है वह 206 होती है। कितनी, 206 होती है। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो रेड क्रॉस जो संगठन है साथियों इसका मुख्य कार्य जो होता है वह होता है आपदा व चिकित्सा सहायता, क्या है, आपदा व चिकित्सा को सहायता देना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वच्छता अभियान का जो मुख्य उद्देश्य साथियों वह साफ सफाई व स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, ठीक है, साफ सफाई और स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखना। अगला है आपका, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो जल संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका जो साथियों वह है आपका वर्षा जल संचयन, क्या है, वर्षा जल संचयन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मुख्य कारण साथियों वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या होता है उसे CO2 बोलते हैं, क्या, CO2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला है ओजोन क्षय, ओजोन क्षय का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ओजोन क्षय का जो मुख्य कारण साथियों वो आपका हो जाएगा CFC, क्या होता है, CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, हाँ, जो कि है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, यह किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो होता है साथियों यह आपदा प्रबंधन से, किससे, आपदा प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है, आपदा प्रबंधन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका, सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य क्या है। सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दुर्घटनाओं को कम करना। सड़क सुरक्षा सप्ताह का क्या उद्देश्य होता है, सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको कम करना। ये तो ऑप्शन से ही आप लोग पहचान लेंगे, इसीलिए मैंने इतना रुका। अगला है आपका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है।
तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है साथियों, यह भी आप पहचान गए होंगे, किससे? महिला आरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महिला आरक्षण। चलिए अगला प्रश्न है आपका, डिजिटल भुगतान। क्या है डिजिटल भुगतान का मुख्य लाभ क्या है? तो डिजिटल भुगतान का जो मुख्य लाभ है साथियों, इसमें पारदर्शिता व सुविधा होती है। क्या होती है? पारदर्शिता होती है साथियों, कि ये देखो मैंने आपके पास इतना पैसा भेजा है, ये मेरे पास सबूत है, और आपके पास उतना ही पैसा गया है, यह भी आपके पास सबूत है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने आपको 10 रुपये दिए तो आपको 8 ही रुपये दिए, मेरे पास सबूत है भैया, देखो इतना भेजे, आपके पास तो 10 ही गया होगा, आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप 10 ही दिखाएंगे, 8 तो दिखा नहीं सकते। अब कैश में दिया आपको, मान लो 20 दिया तो आप 10 ही दिखा रहे हैं, कहीं देखिए आपने हमको 10 ही दिया, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, आत्मनिर्भर भारत का अभियान। क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य साथियों, यह होता है आपका घरेलू उत्पादन व स्वावलंबन को बढ़ाना। क्या है? घरेलू उत्पादन व स्वावलंबन को बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हाँ, आपको क्वेश्चंस का लेवल जो है वह कैसा लग रहा है? मॉडरेट है या सिंपल है या फिर हार्ड लग रहा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपने 100 में से, आउट ऑफ 100 में से आपने कितने जो है सही किए, आप यह भी अपना स्कोर भी कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को किस लेवल का जो है जीके जीएस लेके जाना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा यदि आपको किसी बेसिक टॉपिक पे, मतलब कोई भी टॉपिक है जिसपे, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, जनगणना हो गया, और भी मानवाधिकार हो गया, ऐसे जो स्पेशल टॉपिक्स है जीके, यदि उन पे आपको 100 या 50 प्रश्नों की या 150 200 जितने भी प्रश्न आपको चाहिए, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। एक अच्छी सी वीडियो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में लेके आऊंगा। ठीक है, आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।